नमस्कार, आप देख रहे हो बिस्तक और मैं हूं श्रेया ठाकुर। हिसाब किताब के इस नए एपिसोड में आप सभी का एक बार फिर से बहुत स्वागत है। जामनगर में अनंत अंबानी का प्री वेडिंग कार्यक्रम चल रहा है और इस कार्यक्रम में दुनिया के दिग्गज उद्योगपति, टॉप स्पोर्ट्समैन, हॉलीवुड से लेकर बॉलीवुड तक के सितारे पहुंच गए हैं। ये मुकेश अंबानी के जलवे को दिखाता है। मुकेश अंबानी एशिया के सबसे अमीर शख्स हैं। उनको विरासत में सिर्फ तेल और केमिकल का कारोबार मिला था, लेकिन आज उन्होंने दूसरे क्षेत्रों में भी अपनी धाक जमा ली है। रिलायंस रिटेल और जियो अपने अपने क्षेत्र की नंबर 1 कंपनियां हैं। अब न्यू एनर्जी, मीडिया, एंटरटेनमेंट और फाइनेंशियल सेक्टर पर भी उनकी नजर है। रिलायंस के कारोबार और मुकेश अंबानी की फ्यूचर रणनीतियों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं तक चैनल्स के मैनेजिंग एडिटर मिलिंद खांडेकर जी। नमस्कार जी सर। सबसे पहला सवाल तो मेरा यही होगा, क्योंकि हम रिलायंस पे बात कर रहे हैं। सर, रिलायंस आज सबसे जानी मानी कंपनी है, लेकिन इसकी शुरुआत कैसे हुई थी? नींव किसने रखी थी इसकी? नहीं तो श्रेया, जो आज की पीढ़ी है वो तो अनंत अंबानी को जान रही है, ईशा अंबानी को जान रही है या आकाश अंबानी को जान रही है, ज्यादा से ज्यादा मुकेश अंबानी को जान रही है। लेकिन रिलायंस ग्रुप की जो नींव है वो रखी थी मुकेश अंबानी के पिताजी धीरूभाई अंबानी ने। और धीरूभाई अंबानी भी गुजरात के रहने वाले थे। 16 साल की उम्र में वो यमन में चले गए थे और यमन देश में उन्होंने पेट्रोल पंप पर अटेंडेंट का काम किया। तो जब वो पेट्रोल पंप पर अटेंडेंट का काम कर रहे थे, उसी समय उन्होंने एक बात और सीखी कि भाई ट्रेडिंग कैसे होती है, मतलब लेन देन जो होता है या कारोबार जिसको भी आप कह लीजिए। तो यार्न की ट्रेडिंग, यार्न मतलब जैसे एक तो हम सूती धागा जानते हैं और एक मतलब आज से 40-50 साल पहले एक बहुत जबरदस्त ट्रेंड चला था जिसमें पोलिएस्टर यार्न मतलब जो है केमिकल से जो धागा बनाया जाता था और उसी से कपड़े बनाए जाते थे, उसका खूब चलन चला था। तो वो एक नया नया ट्रेंड था, तो उसके भी यार्न में ट्रेडिंग में धीरूभाई दिलचस्पी लेने लगे। तो फिर वो अपना, और वही मुकेश अंबानी का भी जन्म वही हुआ था। तो उसके बाद में अंबानी परिवार चला आया मुंबई में यमन से, और मुंबई में एक कपड़ा मार्केट है, मूलजी जेठा मार्केट। वहीं पर धीरूभाई ने अपने कपड़े के लिए जो यान होता था इसका कारोबार शुरू किया, कपड़े का कारोबार शुरू किया। तो ये उनकी शुरुआत तो हुई थी एक पेट्रोल पंप के अटेंडेंट के लिए, लेकिन उन्हें पता था कि पेट्रोल कितनी कीमती चीज है। पर पेट्रोलियम की सबसे बड़ी जो रिफाइनरी, जहां जामनगर आप देख रहे हैं, यहाँ पर दुनिया की सबसे बड़ी ग्रीनफील्ड रिफाइनरी है जहां ये कार्यक्रम हो रहा है। तो एक पेट्रोल पंप अटेंडेंट ने एक पेट्रोलियम रिफाइनरी बना दी। लेकिन इस बीच का भी जो सफर है वो बड़ा दिलचस्प है। तो जब वो मुंबई आए तो उन्होंने पहले तो यान मतलब पोलिएस्टर यान में ट्रेडिंग करना शुरू की, मतलब उसको इंपोर्ट करते थे, उसको यहाँ बेचते थे। फिर उनको लगा कि मैं जब धागा ही बेच रहा हूं तो मैं क्यों ना कपड़ा बना दूं। तो इसी तरह से आपने एक नाम सुना होगा, विमल, ओनली विमल। तो विमल नाम से उन्होंने कपड़ा बनाने के लिए फैक्ट्री लगाई, गुजरात में ही शुरुआत की उन्होंने। तो ओनली विमल जो है उसका काफी विज्ञापन भी हुआ, वो बहुत लोकप्रिय ब्रांड बन गया कपड़े का। ओनली विमल के नाम से बहुत विज्ञापन भी आते थे। एक और जो इस बीच में धीरूभाई ने जो बड़ा परिवर्तन किया कि शेयर बाजार में जो आम लोग थे उनको जोड़ा। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज का उन्होंने जब आईपीओ निकाला तो लाखों लोगों ने उसके शेयर खरीदे, और ये कहा जाता है, कहा नहीं जाता, सच भी है कि बहुत सारे लोगों की जिंदगियां रिलायंस के शेयर खरीदने की वजह से बदल गई है। मैं खुद एजीएम में जाकर कई बार ये कहानियां सुनी है कि मेरे बेटी की शादी रिलायंस के शेयरों से हो गई या बच्चे की पढ़ाई रिलायंस के शेयरों की वजह से हो गई। तो धीरूभाई अंबानी ने आज जो हम एक तरह से रिटेल क्रांति देखते हैं शेयर बाजार में, तो इसकी शुरुआत रिलायंस ने की थी और धीरूभाई अंबानी ने की। तो जब धीरूभाई अंबानी ने कपड़े का कारोबार किया, केमिकल जो पॉलिएस्टर से बनाने लगे, तो कपड़े के बाद उन्होंने केमिकल में कदम रखा। लेकिन इसी कड़ी में करते करते वो चले गए पेट्रोलियम की रिफाइनरी में। मतलब कच्चा तेल हम देखते हैं देश में, हम बाहर से ही लाते हैं, उसको लाकर पेट्रोल डीजल बनाने के लिए जामनगर, जहां पर ये मैंने कहा कि जो अभी समारोह हो रहा है, वहां पर दुनिया की सबसे बड़ी ग्रीनफील्ड रिफाइनरी धीरूभाई अंबानी ने स्थापित की। और उनके जीवन काल में 2002 में उनका निधन हो गया। उनके जीवन काल में रिलायंस जो है देश की सबसे बड़ी प्राइवेट कंपनी जो है बनकर स्थापित हो चुकी थी। ये कहानी है जामनगर की, धीरूभाई अंबानी की, जिस जामनगर की आज चर्चा हो रही है। सर, रिटेल में क्रांति ले आई उन्होंने। सर, आप
25 साल से पत्रकार के तौर पर रिलायंस को कवर कर रहे हैं। आपने धीरूभाई अंबानी के कार्यकाल को भी देखा और अब मुकेश अंबानी के कार्यकाल को भी देखा, लेकिन सर अगर मैं सवाल करूं, ये 25 सालों में, इस 20 सालों में क्या बदलता देखा आपने दोनों के कार्यकाल में? नहीं तो देखिए, एक तो इसमें एक छोटा सा फैमिली ड्रामा भी है। छोटा मतलब अभी छोटा लग रहा है, लेकिन उस समय बहुत बड़ा फैमिली ड्रामा था कि धीरूभाई अंबानी का जब निधन हुआ तो उन्होंने कोई वसीयत नहीं छोड़ी थी। तो उनके जो दोनों बेटे थे, मतलब बड़े बेटे मुकेश अंबानी और छोटे बेटे अनिल अंबानी, इनके बीच में खुलकर झगड़ा हुआ। तो दोनों ही कंपनी को चलाना चाहते थे। तो इनकी माँ कोकिलाबेन ने, इनके जो परिवार के शुभ चिंतक है, काफी कोर्ट कचहरी हुई। तो बाद में एक समझौता हुआ 2005 में जाकर कि भाई जो जो पारंपरिक बिजनेस है, मतलब ऑयल एंड केमिकल वाला, वो मुकेश अंबानी यानी बड़े भाई के पास रहेगा। और जो उस समय, मतलब आज से करीब 18-20 साल पहले जो उभरते हुए क्षेत्र थे, जैसे मान लीजिए टेलीकॉम था, या बिजली का डिस्ट्रीब्यूशन था, या एंटरटेनमेंट था, या फाइनेंस था, ये सारे चले गए अनिल अंबानी के पास। तो मुकेश अंबानी के पास में कोई बहुत ज्यादा ऑयल एंड गैस और केमिकल के अलावा काम बचा नहीं था। तो ये बंटवारा होने के बाद में दोनों भाइयों ने अपनी अपनी अलग अलग कंपनी बना ली। रिलायंस इंडस्ट्रीज, जिसकी स्थापना धीरूभाई अंबानी ने की थी, वो खाते में गई मुकेश के। और अनिल अंबानी ने एक और कंपनी बना ली, उसको ग्रुप को कहते हैं कि रिलायंस एडीएजे, मतलब अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप। खैर अब तो उसका लगभग दिवालिया पिट चुका है, वो एक अलग कहानी, हम कभी और चर्चा करेंगे उनके साथ में क्या हुआ। तो ये बंटवारा, मतलब अगर 20 सालों में आप देखें तो रिलायंस का जो मुनाफा है वो कोई 20 गुना बढ़ गया है। मार्केट कैप आप देखेंगे तो वो कोई 42,000 करोड़ होता था 2002 में, और अब वो 20 लाख करोड़ से ज्यादा है। मतलब लगभग 50 गुना से भी ज्यादा जो है मार्केट कैप बढ़ गया है। तो रिलायंस, जबकि मुकेश अंबानी को उनको विरासत में मिला था तो उनको सिर्फ एक ही कारोबार मिला था, लेकिन अब आज ये देश की सबसे बड़ी प्राइवेट कंपनी के तौर पे बन के उभरी है। और ये लगातार अलग अलग क्षेत्रों में ये प्रवेश करते जा रही है। जी बिल्कुल सर। लेकिन सर जब रिलायंस का अपना पारंपरिक तेल कारोबार चल रहा था इतना, तो फिर मुकेश अंबानी ने रिटेल और फिर टेलीकॉम सेगमेंट में एंट्री क्यों ली? नहीं तो मैं एक बात बता दूं कि हम इन दोनों सेगमेंट की बात कर लेंगे, लेकिन पहले मैं बात कर लेता हूं टेलीकॉम की। तो जो टेलीकॉम का बिजनेस था श्रेया, वो 2004 में धीरूभाई के जीवन काल में इस पर काम शुरू हो गया था। लेकिन उस पर एग्जीक्यूशन जो हुआ वो बाद में हुआ कि रिलायंस ने एक फोन लॉन्च किया था। उसका उस समय नारा दिया था कि दुनिया कर लो मुट्ठी में। और उस समय फोन के जो मतलब टैरिफ होते थे, जो बहुत ज्यादा होता था, हर कॉल के लिए बहुत रुपये आपको पर मिनट खर्च करने पड़ते थे। तो रिलायंस ने कहा था भाई हम सारे इनकमिंग फ्री कर देंगे और 500 रुपये में आपको एक फोन मिलेगा। तो वो काफी उस समय जब शुरू हुआ तो बड़ा जबरदस्त उसको रिस्पॉन्स भी मिला। और एक कैंपेन था, उसमें क्रिकेटर्स भी सारे आते थे कि दुनिया कर लो मुट्ठी में, मतलब रिलायंस के मोबाइल के जरिए आप दुनिया मुट्ठी में कर सकते हो। तो वो एक दौर था। लेकिन उसके बाद में ये जो टेलीकॉम का कारोबार था ये चला गया अनिल अंबानी के पास में। अब ये बात अलग है कि अनिल अंबानी उस कारोबार में टिक नहीं पाए और अंत में उनकी कंपनी जो है वो 2017 में बिक गई, डूब गई, जो भी कह लीजिए आप उसको। तो ऐसा नहीं है कि रिलायंस ने पहले कभी टेलीकॉम का काम नहीं किया था, लेकिन 2016 में मुकेश अंबानी ने दोबारा एंट्री की जियो के नाम से, रिलायंस जियो के नाम से। और इस बार उनका जोर जो था वो उनको पहले से, आप कह सकते हैं, जो हम कहते हैं कि डेटा इज न्यू ऑयल। आपने बोला भाई ये छोड़ के वो क्यों गए, तो डेटा यानी कि जो इंटरनेट का डेटा की मैं जो बात कर रहा हूं, उसके लिए उनका पूरा जोर वॉइस कॉलिंग पे नहीं था, या उनका सारा ये था कि भाई हम कैसे इंटरनेट प्रोवाइड कर सकते हैं। और आप जानती है कि 2016 में इंटरनेट या जियो के बाद में जो क्रांति आई है, उसी का नतीजा है कि आज हम ये वीडियो कॉल कर रहे हैं, या वीडियो पर सस्ता, मतलब डेटा बहुत सस्ता हो गया, या भारत देश में पूरी दुनिया का सबसे सस्ता डेटा मिल रहा है। तो ये इनके टेलीकॉम की कहानी है। तो नेचुरली वो सिर्फ ऑयल के या केमिकल के भरोसे नहीं रहना चाहते थे। उन्होंने अपना जो कारोबार था उसको फैलाने के लिए मतलब टेलीकॉम को भी चुना। और अब टेलीकॉम जो है, जैसा कि हमने बताया भी है कि जेपी मॉर्गन ने कहा है कि भाई टेलीकॉम और रिटेल
ये जो क्षेत्र है अगले 3 सालों में जो रिलायंस का ईबिटा मतलब प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट के पहले वाला जो प्रॉफिट होता है या आमदनी होती है, उसमें 95% जो ग्रोथ होगी वो आएगी टेलीकॉम से और वो आएगी रिटेल से। तो ये अगर दाव मुकेश अंबानी ने नहीं चला होता कि उनको दूसरे क्षेत्रों में जाना है, तो आज उनको जो है सिर्फ ऑयल और केमिकल तक ही वो सीमित रह जाते। बिल्कुल सर। सर अब रिटेल पे भी बात कर लेते हैं, रिटेल में फिर क्यों एंट्री ली? नहीं, तो रिटेल की कहानी बड़ी दिलचस्प है और ये मैंने अपने न्यूज़लेटर में भी लिखा है हिसाब किताब में कि ये 2006 में ये कहानी शुरू हुई और उस समय रिलायंस ने सब्जी मतलब रिलायंस फ्रेश नाम से इन्होंने मेरे ख्याल से स्टोर्स खोले थे, तो उसमें सब्जी और फल मिलते थे। तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि इतना बड़ा उद्योगपति है, इतना बड़ा एम्पायर है, वो क्यों सब्जी और फल बेचने के लिए निकला है। मतलब आप जानते हैं कि हमारे यहाँ उसको कोई बहुत कोई भी काम वैसे छोटा या बड़ा नहीं होता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ये कोई बहुत मतलब किराने का काम करना कोई बहुत बड़ा आइडिया नहीं, कारोबार समझते नहीं है। हाँ जी। तो उनके जो कंपनी में एक अधिकारी काम करते हैं, उन्होंने मुझे एक बात बताई थी। उन्होंने कहा कि भाई तुम अभी देखो कि दुनिया में जो बड़ी कंपनियां, उनमें से एक बड़ी कंपनी है वॉलमार्ट। वॉलमार्ट जो है अमेरिका का रिटेल कंपनी है। तो अगर मुकेश भाई ये कहते हैं, उनके हवाले से मैं बात बता रहा हूँ कि भाई अगर वॉलमार्ट क्या करता है, वो सिर्फ किराने का सामान बेचता है, किराने का मतलब जो भी रोजमर्रा की जरूरतों का सामान बेचता है, तो वो कंपनी अगर दुनिया की नंबर 1 कंपनी बनने की तरफ बढ़ रही है या बन गई है, तो हम भी किराने का कारोबार करेंगे। तो ये मैं कह रहा हूं कि 2006 में किराने का कारोबार करना बहुत छोटी बात लग सकती थी, लेकिन आज आप कह सकती है कि एक तरह से ये मास्टर स्ट्रोक है। और ये 3 लाख करोड़ का रिलायंस रिटेल का जो टर्नओवर है वो श्रेया लगभग 3 लाख करोड़ रुपया हो गया है और ये देश की सबसे बड़ी रिटेल कंपनी। और अब आज की तारीख में कोई सामान ऐसा नहीं है जो शायद रिलायंस ना बेचता हो। मतलब गैजेट्स भी बेच रहे हैं, कपड़े भी बेच रहे हैं, सब कुछ बेच रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये जो किराने से कहानी शुरू हुई थी, तो उसको उन्होंने मतलब टेलीकॉम में भी ले गए और भी क्षेत्रों में, वो जो फाइनेंस में भी ले गए और एंटरटेनमेंट में भी ले गए। तो ये विस्तार करते हुए जा रहे हैं। जी बिल्कुल सर, ये बात मुझे बड़ी अच्छी लगी सर कि कोई कुछ खरीदे ना खरीदे लेकिन फल और सब्जी तो ज़रूर खरीदेंगे। सर अभी आपने एंटरटेनमेंट की भी बात की और हमने देखा कि मीडिया क्षेत्र में रिलायंस ने डिज्नी के साथ एक बड़ा जॉइंट वेंचर साइन किया है और इसका नेतृत्व नीता अंबानी करेंगी। सर इससे ये पता चलता है कि मीडिया एंटरटेनमेंट पर भी अंबानी का फोकस ज़्यादा है, ऐसा क्यों हो रहा है? नहीं, तो देखिए वही मैं कह रहा हूँ कि जो मैंने एक फाइनेंशियल टाइम्स का एक आर्टिकल अभी पढ़ा, 2020 में आर्टिकल लिखा गया था मुकेश अंबानी के बारे में। तो उसमें लिखा गया था कि मुकेश अंबानी वांट्स टू बी नेटफ्लिक्स, ही वांट्स टू बी अलीबाबा। तो नेटफ्लिक्स तो हम सब लोग जानते हैं कि नेटफ्लिक्स क्या है। नेटफ्लिक्स एक एंटरटेनमेंट स्ट्रीमिंग ऐप है दुनिया का, जो आपको सारा मनोरंजन देता है। दुनिया का आप कह सकते हैं कि सबसे सफल ओटीटी ऐप है, ओवर द टॉप। हाँ जी। तो वो वाली जो बात है कि वो मतलब मनोरंजन, उसके कहने का आशय ये था, उस कोड का मतलब ये था कि वो मनोरंजन भी करना चाहते हैं और अलीबाबा मतलब जो है चीन का एक बहुत बड़ा ग्रुप है जो कि डिजिटल पेमेंट करता है, कॉमर्स करता है, मनोरंजन करता है। चीन का सबसे बड़ा ग्रुप वो माना जाता है। तो कहने का आशय ये है कि वो एट नेटफ्लिक्स जो है, ये 4 साल पहले बात आई थी कि ही वांट्स टू बी नेटफ्लिक्स। और इसी कड़ी में उन्होंने, आपने देखा होगा कि जियो सिनेमा उन्होंने लॉन्च किया। वाईकॉम 18 एक कंपनी है जिसके कलर्स चैनल है और भी सारे चैनल्स हैं। वो जॉइंट वेंचर चल रहा था लेकिन वो बहुत ज्यादा सफल नहीं था। तो अब उन्होंने जो एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक चला है वो ये है कि भाई जो स्टार टीवी, जिसको हम देश का सबसे बड़ा नेटवर्क टीवी का या मनोरंजन का कहते थे, उसको ही, जिसको डिज्नी ने खरीदा था, उसको उन्होंने अब खरीद लिया है। तो अब आप ये सोचिए श्रेया की पिछले 10 सालों में आईपीएल या तो आपको हॉटस्टार पे दिखा है, या आपको स्टार पे दिखा है, या आप जियो पे दिख रहा है। तो अगर आपको क्रिकेट देखना होगा तो आपको मुकेश अंबानी के ही चैनल पे जाना पड़ेगा या उनके ही स्ट्रीमिंग ऐप पे जाना पड़ेगा। हो सकता है कि जो डेटा भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो भी जियो का, वो कनेक्शन भी आपका जियो का हो। और क्रिकेट की टीम भी जो है मुंबई इंडियंस रिलायंस की है। तो कहने का आशय ये है कि जैसे जो बात किराने पे लागू होती है कि भाई रोजमर्रा की जरूरत है,
या डेटा भी अब हमारे रोजमर्रा की जरूरत बन गई है। इस डेटा के बिना ये कॉल नहीं हो सकता था जो हम बातचीत कर रहे हैं, या हमारी जिंदगी, हम तो एक थोड़ी देर के लिए फोन इधर उधर हो जाए तो हम परेशान हो जाते हैं। तो मुकेश अंबानी उन क्षेत्रों में जा रहे हैं जो लोगों की जिंदगी की जरूरत है। और मनोरंजन भी इसी कड़ी में आप एक बात कह सकते हैं कि भाई लोग क्रिकेट के इस देश में दीवाने हैं, मनोरंजन के दीवाने हैं, तो उसमें भी अब उनके पास 120 चैनल हो जाएंगे एंटरटेनमेंट के। तो ये एक सबसे बड़ा एंटरटेनमेंट या मीडिया कंपनी बन चुकी है। इससे पहले तक जब वो वाईकॉम के जरिए ऑपरेट कर रहे थे तो नंबर 4 पे थे, सबसे पीछे थे एक तरह से वो, स्टार, सोनी, जी और वाईकॉम। लेकिन अब उन्होंने सीधे चौथे नंबर से लगा दिए छलांग नंबर 1 पर। ये बात हुई मीडिया क्षेत्र की। जी बिल्कुल सर। अभी तक तो हमें दिख रहा है कि रिलायंस में सब कुछ ठीक चल रहा है, सब मंगल मंगल है, और मुकेश अंबानी ने अपना एक और मैं प्लान बात भी श्रेया, मैं हम लोगों को फाइनेंस पर भी बात कर लेनी चाहिए, मुझे लगता है। फाइनेंस पे हम जी, तो एक और जो बड़ी बात हुई है कि जो जियो फाइनेंस है, वो जिसको पिछले साल लिस्ट किया गया शेयर बाजार पे, तो वो भी एक नया मतलब वेंचर है, एक नया काम उन्होंने शुरू किया है। और काम क्या होगा कि भाई पर्सनल लोन देंगे, आपके असेट मैनेजमेंट करेंगे, इंश्योरेंस बेचेंगे, म्यूचुअल फंड बेचेंगे। तो ब्लैक रॉक एक बहुत बड़ी दुनिया की सबसे बड़ी असेट मैनेजमेंट कंपनी है, उसके साथ उन्होंने एक जॉइंट वेंचर किया है। तो ये कंपनी अभी भी अपना काम रोल आउट कर रही है। लेकिन अब आप इसको इस तरह समझिए कि जब आप रिलायंस रिटेल की किसी दुकान में जाते हैं तो वहां पर सारी रिटेल की कंपनियों में आपके पास ईएमआई का ऑप्शन होता है। लेकिन अब तक ये जो ईएमआई है या जो कर्जा है, ये कोई और एनबीएफसी कंपनी दे रही थी, मतलब फर्ज कीजिए बजाज दे रही थी या कोई और कंपनी दे रही थी। लेकिन अब वो काम जियो करेगा। मतलब वो न केवल आपको सामान बेच रहा है रिलायंस, बल्कि उस सामान की जो फाइनेंसिंग भी करनी है, जो उसके लिए खरीदने के लिए आपको जो मदद भी चाहिए, वो भी करने का काम रिलायंस कर रहा है। तो कुल मिला के मतलब अभी अगर आप टर्नओवर देखेंगे श्रेया, तो 60% अभी भी इस कंट्रीब्यूशन जो है ऑयल और केमिकल से आ रहा है। मतलब अभी भी ज्यादातर जो मुनाफा कह लीजिए या टर्नओवर कह लीजिए, उसमें आधी से ज्यादा की हिस्सेदारी जो है वो ऑयल एंड गैस की है। लेकिन अब आप ये समझिए ये 40% पहले नहीं था, आज से 20 साल पहले था। तो अब जो पहले तो 100% लगभग यही से पैसे आते थे, अब ये घटकर 60% पे रह गए। तो कहीं ना कहीं मुकेश अंबानी की कोशिश ये है कि ऑयल एंड केमिकल वाला जो काम है, जो क्लाइमेट चेंज की बात हो रही दुनिया में कि भाई जो फॉसिल फ्यूल्स हैं जो प्रदूषण बढ़ाते हैं उनका इस्तेमाल कम होगा, इलेक्ट्रिक का बढ़ेगा। तो इसलिए वो इस तरह का डाइवर्सिफिकेशन कर रहे हैं। और एक और डाइवर्सिफिकेशन जो हो रहा है वो हो रहा है क्लीन एनर्जी पर या ग्रीन एनर्जी पर। उस पर भी अभी उन्होंने काम शुरू किया और ये कहा कि 2035 तक हम कंपनी को कार्बन नेट जीरो कर देंगे। मतलब हम ऐसा कोई प्रदूषण फैलाने वाला काम हम अगले 10-12 साल में नहीं करेंगे। तो कुल मिला के ये एक ट्रांसफॉर्मेशन है। और मैंने कहा ना कि पहला एक दौर था धीरूभाई अंबानी का और दूसरा दौर है मुकेश अंबानी का, और अब आप जिसकी बात कर रही थी तीसरा दौर है उनके 3 बच्चों का, अनंत अंबानी, आकाश अंबानी और ईशा अंबानी का। सर बिल्कुल सर, जो मैं सवाल इससे पहले पूछ रही थी ये कि अभी तक तो रिलायंस में सब कुछ ठीक चल रहा है, सब मंगल मंगल है, मुकेश अंबानी ने सक्सेशन प्लान भी बना लिया होगा अपना, लेकिन इसके बावजूद आपको आगे क्या बड़ी चुनौती दिखती है? नहीं देखिए, मैंने इस पर पिछले साल भी एक लेख लिखा था कि जो धीरूभाई अंबानी बहुत सुलझे हुए बिजनेसमैन थे, लेकिन एक जो गलती उन्होंने की वो ये गलती थी कि उन्होंने अपनी बंटवारा नहीं किया था वसीयत का कि कौन किसके पास क्या जाएगा। और इस वजह से लगभग आप समझिए कि 7-8 साल तक सुप्रीम कोर्ट तक केस गया। बहुत मतलब अंबानी परिवार का जो भी झगड़ा था वो खुलकर मीडिया में उछला एक तरह से। तो इसके बाद में मुकेश अंबानी ने एक जो सबक सीखा है वो ये है कि उन्होंने अपने तीनों जो बच्चे हैं उनका रोल तय कर दिया है। और आपको याद होगा कि पिछले साल जब एजीएम हुआ था तो उन्होंने कहा था कि ये फ्यूचर लीडर्स हैं और सबको इंट्रोड्यूस कराया था कि ईशा अंबानी जो है वो रिटेल का काम देखेंगी, आकाश अंबानी जो है वो टेलीकॉम का काम देखेंगे, और अनंत जिनकी अभी शादी हो रही है वो ऑयल और केमिकल वाला कार्यक्रम देखेंगे, कारोबार देखेंगे। तो कहने का आशय ये है कि ये
इन्होंने तीनों की जिम्मेदारी का बंटवारा कर दिया है कि भाई ये बिजनेस है, ये अलग अलग बिजनेस है, और हो सकता है कि आने वाले समय में, मुझे नहीं मालूम, कि ये तीनों अलग अलग कंपनियां बन जाए, अलग अलग। जैसे टाटा में क्या होता है, टाटा सन्स जो है एक होल्डिंग कंपनी, टाटा सन्स सारी टाटा कंपनियों में मेजोरिटी शेयर होल्डर है या एक बड़ा है शेयर होल्डर है, और सारी सारी फिर कंपनियां अपने अपनी इंडिपेंडेंट चलती है। तो संभव है कि रिलायंस भी आगे चल के इस दिशा में बढ़े, और ऑलरेडी जैसे जियो फाइनेंस अलग कंपनी बन गई है, ये भी तो कोई रिटेल भी अलग कंपनी बन सकती है, मान लीजिए कल को, या टेलीकॉम भी अलग आने वाले कंपनी बन समय के में। लिस्ट हो सकती है। तो तीनों के लिए कम से कम जो जिम्मेदारियां है उसका बंटवारा उन्होंने बहुत साफ साफ कर दिया है, जो कि गलती उनके पिताजी से हुई थी, वो मुकेश अंबानी नहीं कर ये रहे हैं। सुधार लिया। जी जी बिल्कुल सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमें धीरू भाई अंबानी की कहानी समझाने के लिए, रिलायंस की पूरी कहानी समझाने के लिए, मुकेश अंबानी की रणनीति पे बात करने के लिए बहुत शुक्रिया सर। हिसाब किताब के इस एपिसोड में इतना ही। मुलाकात होगी अगले हफ्ते कुछ नए विषय के साथ। तब तक के लिए बने रहिए बिस्तक के साथ। धन्यवाद।